Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 26 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 मुगल साम्राज्य टॉपिक है बच्चों। तो देखिए, पिछली कुछ वर्कशीटों में हमने मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान उनके अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आज हम प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए क्या जानकारी है। सबसे पहले शुरुआत में मुग़लों के शासन को स्वीकार नहीं किया लोगों ने, क्योंकि उनकी सत्ता थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया कई शासकों ने। जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे सामाजिक समूह के सदस्यों और प्रशासन में उन्होंने नियुक्ति भी बढ़ा दी। शुरुआत में उनकी सेना में जो अधिकारी होते थे वो सरदार और तुर्की होते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठा और अन्य समूह को भी सम्मिलित कर दिया गया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता था। तो मनसबदार क्या होता, देखिए, सरकारी अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व आते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी बढ़ जाता था। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान इस तरह से देख सकते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता है। इन्हें जागीर प्रदान करी जाती थी अथवा ज़मीन दी जाती थी। उस ज़मीन से इन्हें कर मिलता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं कर रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते, न तो उस पर कृषि करते थे, न ही उनके ऊपर रहते थे उस ज़मीन के ऊपर। उनसे खाली वो कर इकट्ठा करते थे, वह टैक्स लेते थे। उनसे अपनी जागीर उनके अपने पास अपनी जागीर से केवल राजस्व होता है, कर अथवा टैक्स एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। सेवारत यानी किसी और भाग में, किसी और हिस्से में वो कार्य कर रहे होते थे। अकबर के शासन के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इसमें वेतन बराबर रहता था, वेतन किसके, राजस्व के बराबर रहता था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में 5,000 जात की पदवी के मनसबदारों की जो संख्या थी वो 79 हो गई। यहाँ 29 थी जबकि यहाँ 79 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। यहाँ पर अकबर के शासनकाल में राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर था, लेकिन यहाँ पर राजस्व बहुत ही कम था। कम क्यों था? क्योंकि जागीर बट गई थी, क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। अत्यधिक मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। परिणाम स्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो औरंगजेब के शासनकाल में जिसको जागीर मिल जाती थी वो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर राजस्व अथवा कर अथवा टैक्स वसूल करता रहता था। इसलिए इसके समयकाल में व्यवस्था बिगड़ गई। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? मनसबदार को जागीर प्रदान करी जाती थी। मनसबदार
अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था। इसका आंसर ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगलों के लिए केवल तुरानी रानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि इनके शासनकाल में शुरुआत में सरदार और तुर्की अथवा तुरानी होते थे, लेकिन बाद में इस समूह में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान और राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को भी सम्मिलित कर लिया गया था, जिसके लिए एक बड़ा समूह तैयार हो गया था और बड़े समूह को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारों की नियुक्ति जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, जात निर्धारित करती थी किसको? मनसबदार के पद को और वेतन को। तो सवार क्या दिखाता था? सवार दिखाता था सैन्य को, सैन्य सेना को दिखाता था। तो ये दिखाता था सैन्य उत्तरदायित्व को, और सैन्य उत्तरदायित्व भी ज़्यादातर इन्हीं को मिलता था। सैन्य उत्तरदायित्व में क्या आते थे? घुड़सवार रखने और घोड़ों की, सैनिकों के घोड़ों को रखने के अथवा पंजीकरण कराने की ताकत मिल जाती थी। तो इसमें आते थे सैन्य उत्तरदायित्व। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।